नमस्कार मित्रों, आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज की पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में केंद्रीय शहरी विकास और पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ में हमारे पार्टी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हम सबके बीच में हैं। पार्टी के मीडिया संयोजक आदरणीय प्रमोद जी वशिष्ठ हम सबके साथ हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आज की पत्रकार वार्ता का विषय आप सब लोगों के बीच में रखें। माननीय मंत्री जी। राजस्थान में महामारी के दौरान जो हुआ, वैक्सीन के मामले जो हुआ, भ्रष्टाचार का जो विषय है, उस पर तो बहुत लोग आके चर्चा करते हैं। मैं आपको आपके सामने यहाँ जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले, जहाँ तक मुझे याद है ये 7 नवंबर की बात है, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दी और उसके दौरान उन्होंने ये कहा कि राजस्थान में पेट्रोल के दाम क्यों है ऊंचे हैं, क्योंकि सेंटर मतलब केंद्रीय सरकार ने अपने जो टैक्सेस हैं वो बढ़ाए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है। अब मैं इसको थोड़ी बारीकी में आपको बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल के दाम कैसे तय होते हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हम विश्व भर में 5वें स्थान पे है भारत की अर्थव्यवस्था। कुछ ही समय में हम दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से होंगे। हमारे यहाँ जो कच्चे तेल और एनर्जी की डिमांड है और ग्रोथ है, वो दुनिया से जो एवरेज है उससे 3 गुना ज़्यादा है। इसलिए हम ज़्यादातर 80-85% जो हमारे कच्चा तेल चाहिए होता है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। कच्चा तेल इंपोर्ट होता है, फिर वो हमारी रिफाइनरीज जो हैं उसमें रिफाइन करके हम पेट्रोल, डीजल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडर में जाती है वो बांटते हैं। तो इसका दाम जो एक है इंटरनेशनल प्राइस होता है, जो इंटरनेशनल प्राइस तय होता है समय से समय। उसके बाद उस पर लगाते हैं हम कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस और फ्रेट, मतलब उस कच्चेदार तेल को जहाँ से उसकी प्रोडक्शन होती है उसको भारत लाने में। उसके बाद रिफाइनरी में जहाँ पे करता है और रिफाइनर्स का मार्जिन होता है, उसके ऊपर केंद्र सरकार जो है एक एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकार जो है वो वैट लगाती है इस पर, या सेल्स टैक्स लगाती है। तो मैं रेफरेंस पीरियड ले रहा हूँ पिछले 2 साल का। 2 साल में राजस्थान की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे कि यहाँ पे पेट्रोल महंगा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार कर, राज्य सरकार राजस्थान ने इस दौरान उन 2021 से 22 वाला फाइनेंशियल ईयर और 2022 से 23 वाला, इस दौरान राजस्थान की सरकार ने 35,975 करोड़ टैक्स कलेक्ट किया। ये जो राजस्थान का 35,975 करोड़ टैक्स है, देश के आप 18 राज्य ले लो, मैं उनके नाम देता हूँ: दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड मेघालय। ये 18 राज्य और यूनियन टेरिटरीज का मिला भी लो तो राजस्थान ने ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया। इन 18 राज्यों का मिला के टैक्स कलेक्शन बनती है 32,594 करोड़। तो एक स्टेट 35,975 करोड़ कलेक्ट कर रहा है और बाकी 18 मिला के सिर्फ 32,000 कलेक्ट कर रहे हैं।
अब मैं इनका वैट रेट के बारे में बता दूं। राजस्थान में वैट का रेट जो है, नवंबर की मैं बात कर रहा हूं, वैट रेट हमेशा परसेंटेज पे होता है। पेट्रोल पे इनका रेट है 31%, 31.04, और इनका डीजल पे है 19.3, 19.3%। तो इससे क्या होता है, आज पेट्रोल जयपुर में 1 लीटर 108 रुपये 48 पैसे लीटर है जयपुर में दाम। और इसको आप कंपेयर करिए बीजेपी के स्टेट कैपिटल गांधीनगर में 96 रुपीस 63 पैसे, लखनऊ में 96 रुपीस 57 पैसे। तो 1 लीटर का दाम जयपुर में गांधीनगर से 11 रुपये 85 पैसे ज़्यादा है पेट्रोल 1 लीटर का दाम। लखनऊ से 11 रुपये 91 पैसे। अब मैं डीजल पे आ जाऊं। जयपुर में आज डीजल का रेट है 93.72, गांधीनगर में 88.34, 5 रुपये 38 पैसे का अंतर है। लखनऊ में 89 रुपीज़ 76 पैसे, 3 रुपये और 96 पैसे। तो ये भाई साहब सिचुएशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेती है। आपने यहाँ पे 18 स्टेट्स, 18 राज्य जिनके मैंने नाम गिनवाए, उनका सबसे कब का मिला भी लें, आपने ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया। अब मैं देश भर की कुछ बातें बताता हूँ। ये पीरियड वही है 2021 नवंबर से लेके 2000 नवंबर 23। भारत में पिछले 2 साल में पेट्रोल का दाम जो है 11 रुपये और 8 पैसे, नहीं 11.8% कम हुआ है। 2021 नवंबर में था 109 रुपये और 70 पैसे के करीब, अब है 96 रुपीज़ 72। इसी दौरान पाकिस्तान में 41% बढ़ा है, बांग्लादेश में 24% से ज़्यादा बढ़ा है, श्रीलंका में 54% बढ़ा है और नेपाल में कुछ 30% बढ़ा है। डीजल का भी यही सिचुएशन है। 2 साल में भारत में जो दाम है डीजल का 1 लीटर का, वो 8.9% कम हुआ है। पाकिस्तान में 53.6% बढ़ा है, बांग्लादेश में 118.3% बढ़ा है, श्रीलंका में 54.3 और नेपाल में 41.2। अब मैंने आपको भारत और जो दक्षिण एशिया है, जो भारत के आसपास के देश हैं, उनके बीच में बताया कितना बढ़ा। अब मैं कुछ बाकी देशों का भी बता रहा हूँ। मैंने अभी बताया भारत में 2 साल में 11.8%, 8% कम हुआ। यूके, यूनाइटेड किंगडम में 7.4% बढ़ा, यूनाइटेड स्टेट्स में 21.2% बढ़ा, इटली में 11.2%। डीजल का भारत में 8.9% कम हुआ, यूनाइटेड किंगडम में 10% बढ़ा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 30.8% बढ़ा, इटली में 20% से ज़्यादा बढ़ा, स्पेन में 22%, जर्मनी में 20% और फ्रांस में 24%। भारत में दाम कम क्यों हुए? 2 समय नवंबर 2021 में और मई 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केंद्रीय सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसको कम की। नवंबर 2021 और मई 2022 में जब एक्साइज ड्यूटी कम की तो पेट्रोल और डीजल का काम 13 रुपये और 16 रुपये कम हुआ। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट्स थी उन्होंने अपना वैट रेट कम किया। सो भारत में अब एवरेज प्राइस 96 रुपीज़ है
और जिन स्टेट्स ने अपना वैट कम नहीं किया, कांग्रेस की जो स्टेट्स हैं, कईयों ने बढ़ाया भी। क्यों? क्योंकि ये खर्चे पे अपना जो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर होता है राज्य सरकार का, उस पर इनका डिसिप्लिन नहीं है। तो ये दारू की से और पेट्रोल से, पेट्रोल डीजल पे ये अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। वो बेशक बढ़ाएं, उनको अपना स्टेट रन करना है, पर ये जो झूठे इल्ज़ाम हैं, ये कहना कि पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि केंद्र सरकार ने बढ़ाया, मैंने इसके बारे आपके आंकड़े दिए हैं, और आप में से किसी को और डेटा चाहिए हो तो आप, हमारा जो मीडिया विभाग है, मैं आपको दे दूंगा, आप इसको आगे बांट भी सकते हैं। मैं कुछ आपको और बातें बताना चाहूँगा। एक कांग्रेस पार्टी की मुझे तो हैरानगी ये होती है, क्या इनके पास रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है, या किसी दिन उठ के पता नहीं बिस्तर से कौन सी तरफ से उठते हैं, एकदम बयान दे देते हैं। महामारी के दौरान इन्होंने कहा, इनके एक युवा नेता हैं, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? तो मैंने उसका जवाब दिया, राजस्थान तो आप कूड़े में फेंक रहे हो, और पंजाब में जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पे मुनाफाखोरी कर रहे हो। तो ये बहन जी ने और भाई साहब ने अभी कहा कि आप पेट्रोल मिलता है उस पर आप जीएसटी देते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा आप कितनी जीएसटी लेते हो पेट्रोल पर? तो मैंने जवाब दिया, पहले तो मुझे ये बात सुन के थोड़ी हैरानगी हो रही है, क्योंकि कई बार लोगों की ये इच्छा थी, हमारी भी इच्छा थी कि हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाएं, पर असलियत ये है कि जीएसटी जो है ना, ये इसके निर्णय जो होते हैं जीएसटी काउंसिल में होते हैं, और जीएसटी काउंसिल में निर्णय जो होते हैं वो सब लोगों की मंजूरी हो तो तभी होते हैं। तो पिछले एक केरला हाई कोर्ट ने एक निर्णय लिया कि इसको जीएसटी काउंसिल के एजेंडा में डाला जाए। तो एजेंडा में अगर, क्योंकि हाई कोर्ट का था, तो लखनऊ में एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, वहाँ पे एजेंडा पे ये बात रखी गई। तो क्या हुआ वहाँ पे? कोई इनमें से माना ही नहीं। तो ये पता नहीं ये बंटी बबली टीम ने कहाँ से सुना कि ये जीएसटी में जीएसटी लगती है पेट्रोल पर। अब ये मैं एक और आंकड़ा दे दूं, राजस्थान की जो टैक्स कलेक्शन है 18 हमारे राज्यों को मिला लो तब भी ज़्यादा है। मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग फिगर देता हूं, द क्यूमुलेटिव कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सेल्स टैक्स भी याद कर रहा हूं, वैट की नहीं। 4 स्टेट जो हैं इनके कांग्रेस के, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये है 88,622 करोड़, 86,000, 86 करोड़ 622 लाख। ये 16% सारे भारत की कलेक्शन जो हुई है 2 साल में, उससे ज़्यादा है। ये सुन लिया आपने? 4 जो कांग्रेस की स्टेट्स हैं, हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान और हिमाचल, और इनकी 4 स्टेट्स की 86,622 करोड़, जो 16% ज़्यादा है भारत के बाकी सारे राज्यों को मिला के। तो मैंने आपको ओवरऑल दे दिया कि राजस्थान कितना टैक्स कलेक्ट करता है, 18 बाकी स्टेट्स को मिला लो, उससे 2000 करोड़ ज़्यादा कलेक्ट करता है। बाकी मैंने सेल्स टैक्स की आपको बात कर दी। अब ये कहते हैं भाई साहब कि ये जो सिलेंडर है गैस का, ये राजस्थान में सबसे सस्ता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सच्चाई बता दूं। इन्होंने, राजस्थान सरकार ने एक स्कीम अनाउंस की कि रिफिल्स जो हैं 500 रुपये बीपीएल कस्टमर्स जो बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको अप्रैल 2023 की बार। उस समय राजस्थान में जो सिलेंडर 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर है वो 1100 का बिकता था। उज्ज्वला के जो हमारे लाभार्थी हैं उनको हम एडिशनल सब्सिडी 200 रुपये देते थे। राजस्थान सरकार जो है वो 400 रुपये, 900 माइनस 500 बैंक अकाउंट ऑफ उज्ज्वला के उनके ने डालने की बात करते थे। जब रीफिल 200 रुपये कम हुआ अगस्त में, तो एडिशनल सब्सिडी 300 रुपये बढ़ गई उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए। तो राजस्थान सरकार की इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? जो 500 रुपये की बात करते हैं, 100 रुपया।
वो 600 रुपये तो आप केंद्रीय सरकार से ले रहे हो, तो टैक्स आप एक स्टेट 18 स्टेट्स को मिला के ज़्यादा कलेक्ट कर रही है। सेल्स टैक्स इनकी कांग्रेस की सरकारें 4 जो हैं ये सारे देश से 16% ज़्यादा ले रहे हैं। और गैस की सिलेंडर जिसमें आप इतना हल्ला मचा रहे हैं उसमें सिर्फ 100 रुपये दे रहे हो। अगर मान लीजिए केंद्रीय सरकार वो हटा ले तो राजस्थान सरकार कहाँ रह जाएगी? तो लोगों को इतनी तो आपको बात बतानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना दीजिए 100 रुपये, मैं तो कह रहा 500 दीजिए अगर आपको दम है, पर दे किसी और के कंधे पे आप ये सब गैस के सिलेंडर की बात कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी गैस की इकोनॉमिक्स के बारे में बता दूं। 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो देश भर में करीब 14 करोड़ कनेक्शन थे। भाई और बहनों, आज नवंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूं, वो 14 करोड़ कनेक्शन जो थे वो चलकर आज 32-33 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इसमें से केंद्रीय सरकार ने उज्ज्वला स्कीम के तहत 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला कनेक्शन दिए। उज्ज्वला कनेक्शन किसको दिए जाते हैं? जो हमारे समाज में हमारे बहन भाई जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो हमने एक मुफ्त कुकटॉप और गैस का सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त दिया उज्ज्वला में। 9 करोड़ 60 लाख हो गए। जब महामारी में हमारे बहनों को समस्याओं का सामना करना पड़ा तो मोदी जी ने 3 सिलेंडर मुफ्त दिए। और अभी कुछ ही हफ्ते पहले मोदी जी ने यह अनाउंस किया कि हम 75 लाख और उज्ज्वला कनेक्शंस देंगे। मैंने जैसे बताया 2014 में देश में 14 करोड़ 50 लाख गैस कनेक्शन थे, आज 31 करोड़ 54 लाख हो गए हैं। और जब 75 लाख उज्ज्वला के कनेक्शंस आप इससे जोड़ दें तो ये आंकड़ा जो है 32 करोड़ 25 लाख के करीब पहुंच जाता है। अब मैं गैस प्राइसेस के बारे में बता दूं। देखिए, जो नेचुरल गैस है या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये हम इंटरनेशनल प्राइस के साथ जुड़ी होती है। जब सऊदी सीपी प्राइस 303% बढ़ा, हमने उसका दाम बढ़ने नहीं दिया, हमने फिर भी दाम कंट्रोल किया। इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम 2 साल में कम हुए। गैस सिलेंडर हमने सस्ता किया। पर ये किस समय हुआ, ये सवाल पूछना चाहिए आपको, और खास करके गहलोत जी को। गहलोत जी, जब महामारी का सामना करना पड़ा और आपके युवा नेता कह रहे थे मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, उस समय मोदी जी की सरकार ने 222 करोड़ वैक्सीन डोजेस बनवाई और मुफ्त बांटी। इस समय 80 करोड़ हमारे जो देशवासी हैं, बहन भाई हैं, उनको दिन का 3 समय का ड्राई राशन पहुंचवाया। वो स्कीम अभी कंटिन्यू करेगी। मैं अपनी बात यहाँ पे जो मुझे कहना था करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे, आप कमेंट करना चाहेंगे, पर मैंने सीख समझा और पार्टी ने मुझे बुलाया यहाँ पे कि ये जो पेट्रोल और डीजल प्राइस की जो बात है, सरेआम जो झूठ बोला जाता है कि केंद्र सरकार ने टैक्स बढ़ाए। मैंने बताया केंद्र सरकार ने 2 बार टैक्स कम किए। और टैक्स हमने कैसे कम किए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की। उससे क्या हुआ? उससे हमारी जो कंपनियां सप्लाई कर रही थी उनका भी घाटा हुआ। और घाटा कितना हुआ है? गैस में 28,000 करोड़ हमारी कंपनीज का घाटा हुआ, उसमें से 22,000 करोड़ हमें उनको रिएम्बर्स करना पड़ा केंद्रीय सरकार की तरफ से। और पेट्रोल और डीजल में हमारी कंपनीज का 30,000 करोड़ घाटा हुआ है।
वो भी केंद्रीय सरकार ने इक्विटी के थ्रू उनको करना पड़ा। तो सारा ये बोझ केंद्रीय सरकार पे पड़ा। मैं उसको याद करवाने नहीं आया हूँ आपको ये बताने आया हूँ कि आपके जो माननीय मुख्यमंत्री जी है या वो जो बंटी बबली, वो जो बात करते हैं उनको ज़रा समझने की कोशिश करनी चाहिए। नाम है इंटरनेशनल प्राइस, इनके कांग्रेस के बड़े विद्वान प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। सही बात है। और हमने कैसे किया? हमने अपने टैक्सेशन में किया। इन्होंने क्या किया था आपको याद है? जब 2004 और 14 में इनकी सरकार थी तो अंतर्राष्ट्रीय दाम जो है बहुत बढ़ गए थे, पर ये चाहते नहीं थे कि हमारे जो भाई बहन है उनको ये दाम पास ऑन हो, तो इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए 1,41,000 करोड़ के। इसका मतलब क्या हुआ? दादा ले कर्जा और पोते को वो भरना पड़े। आज इन्होंने जो 1,41,000 के बॉन्ड फ्लोट किए, हमें 3,50,000 करोड़ लौटाने पड़ने। ये है इरेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और साथ में सरेआम झूठ बोलते हैं। और मुझे खुद ही थोड़ी हैरानगी भी होती है, आप लोग इसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। शायद हमारे और आप में ये चर्चा पहले होनी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी पवन खेड़ा जी ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं और वो मेरे झूठे पीएम है, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या कह रहे हैं? उन्होंने बोला मेरा पीएम झूठ बोलता है। अरे सुनिए, मैंने आपको अभी पेट्रोल के दाम पे बता दिया कांग्रेस क्या करती है, आपके जो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं। अब पवन खेड़ा जी पता नहीं कौन है, कोई है उनके कुछ प्रवक्ता कुछ है, जो भी कहते हैं आप विषय पे बात करिए कि देश कहाँ था जब 1947 में, कहाँ था जब मोदी जी आए 2014 में। हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है 10वें स्थान पे थी, मोदी जी उसको खींचते खींचते 5वें स्थान पे ले आए। और जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इस साल 2023 के दिसंबर तक $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद 6-8 महीने 1 साल की बात है, हम दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में। इसे कौन क्या बोलता है? खेरा जी पता नहीं कौन है। हम यहाँ सीरियस बात हो रही है और खेरा जी कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री का। तो खुदा अपने प्रधानमंत्री, अच्छा वो तो बन नहीं सकता, उनकी तो एक्सपेक्टेशन है कि बंटी बबली में से कोई बन जाए, मुझे मुश्किल लग रहा है। ये पुरी साहब है, इधर देखो सामने। पुरी साहब, मेरा सवाल ये है, आप अपने आप को जरा अपना परिचय भी करवा दीजिए साथ में। मैं जगजाहिर अखबार से अरुण कुमार हूँ जी। मेरा सीधे से सवाल ये है, खास करके भाजपा नेताओं में अक्सर ये देखा जाता है, वरिष्ठ नेताओं में, कि विपक्ष के नेताओं को कि जो दूसरे पार्टी के नेता हैं उनके नामों को लेके व्यंग बनाते हैं। क्या हिंदुस्तान में बंटी बबली नाम के कोई विपक्ष का नेता है ऐसा जिन्हें आप नाम भी नहीं ले पाते हैं? मैं नाम ले देता हूं। इस तरीके से राजनीति करना क्या आज के युग में आज ये राजनीति बन गई भाजपा की? ये भी एक हिस्सा है देखिए सत्ता पाने का। देखिए, मैं बड़ी खुशी से नाम लेने को तैयार हूँ। इन्होंने जिस किस्म की शब्दावली, इन्होंने जैसे परिभाषा यूज़ की, अगर मैं उस पर उतर रहा हूँ तो आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये, इन्होंने हमारे बारे क्या नहीं कहा। अभी आपसे पहले जो भाई साहब ने सवाल पूछा, उन्होंने किसी एक प्रवक्ता का नाम लिया, मैंने नहीं लिया। मैंने कहा किसी ने प्रवक्ता का नाम लिया, कर वो कहते मेरे प्रधानमंत्री झूठ बोलते। अगर देश के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री के बारे आप ऐसी बात कर सकते हो, अरे मेरे जैसा छोटा सा भाजपा का कार्यकर्ता बंटी बबली कह दे तो उसमें क्या है यार? हंसी मजाक की बात है। अगर नहीं है बंटी बबली तो उठ के बोलो मैं बंटी नहीं हूँ, मैं बबली नहीं हूँ। तो सुबह उठ के वो कहती है जीएसटी लगता है। मैंने क्योंकि बेहुदा बात की है। अगर एक आदमी जो एक पार्टी जिसको आगे प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है, जा रही है, उसको ये नहीं पता कि पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं लगता, तो मैं बंटी बबली नहीं क्या कहूँगा? स्वामी विवेकानंदा कहूँगा उसको। मंत्री जी, यार बच्चों वाली बात करते हो आप भी। मेरा नाम देव है, मैं आज तक न्यूज़ चैनल से हूँ। एक बाड़ी से विधायक हैं गिरिराज मलिंगा, अभी वर्तमान में कांग्रेस विधायक हैं वो। उनको बीजेपी ने टिकट दी है बाड़ी से ही, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर लिया था। कहा जाता है काफ़ी उन्होंने हाथ पैर मारे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, उसके बाद भाजपा उन्होंने ज्वाइन की है। उनके ऊपर आरोप ये है कि उन्होंने एक इंजीनियर के हड्डियाँ तक तोड़ दी, इतनी बुरी तरह से उस दलित इंजीनियर की मारपिटाई की है उन्होंने, ये आरोप है उनके ऊपर। और
पिछले करीब 4-5 साल से भाजपा कई बार कांग्रेस के ऊपर दलित विरोधी सरकार होने का आरोप लगाती आई है, और ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल करना, ना केवल शामिल करना पर उसको टिकट भी देना। देखिए भाई साहब, ऐसा है, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मैं आया हूँ यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के दाम और उसकी सच्चाई के मानने, ना मुझे किसको टिकट दिया, कौन सी कंस्टिट्यूएंसी, उसमें कोई जानकारी है। आपने कहा है कि आरोप है, आरोप का मतलब एलिगेशन है, एलिगेशन होगा तो पार्टी उसका जवाब देगी। अब कौन सी पार्टी प्रो ओबीसी है, प्रो दलित है, ये तो एक लार्जर डिबेट है। वो आप देख लीजिए हमारे कितने कैंडिडेट दलित हैं, ओबीसी एटसेट्रा, वो अलग बात है। पर मैं समझता हूँ यहाँ क्योंकि समय कम है, इसलिए अब मैं अगले 15 मिनट पता करता हूँ ये कौन है कैंडिडेट, पहले था नहीं था। इट्स नॉट यूजफुल यूज ऑफ टाइम। हाँ, मतलब एक आदमी ने एलिगेशन लगाया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस पार्टी के इस समय अध्यक्ष हैं, वो मिल आए हैं, उन्होंने जिसने एलिगेशन लगाई है और जो उनके वो मतलब जज और जूरी एक ही बन गए हैं, वो जाके कह दिया कि बीजेपी। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान पे ये डिटर्मिन हो जाए कौन ओबीसी के फेवर में है, दलित के फेवर में है, तो हमारी देश की राजनीति दूसरी तरफ चली जाएगी। विष्णु जी, उनसे पूछिए कि आपका क्या एग्जैक्ट पोजीशन है कांग्रेस पार्टी में। विष्णु जी राजस्थान, ये जिन्होंने बयान दिया है आपको कि खड़गे जी आपकी कितनी चलती है, ये बताइए। ये टिकट में और पार्टी में ये पॉलिटिकल पावर किसके पास है, ये पूछ लेना उनसे जरा। मैं नहीं पूछूंगा, मैं तो जानता हूं, मैं सरेआम उनसे पूछता हूं। जब मैंने उनको बोला था, मैंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो तो हमारे साथ में है पार्लियामेंट में, मैंने कहा जी आपके तो बड़े अच्छे स्टार्स हैं, तो आप तो पता नहीं आगे कहाँ भी जा सकते हो, कंट्रोल है कि नहीं वो दूसरी बात है। सर, ये जवाब आपने आज जो स्पष्टीकरण दिया पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, देर से नहीं दिया क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, क्या जनता को केवल वोटिंग के लिए प्रभावित करने के लिए इस तरह का दिया है, क्योंकि बहुत देर कर दी आपने आते आते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से, राज्य में जो हमारी पार्टी है, राजस्थान में बाकी लोग आते हैं, अलग अलग चीज़ों में बात करते हैं। अभी मुझे जब आया, भाई साहब ने मेरे को बोला कि यहाँ पे कई जो मुद्दे हैं आप उस पर बात करना चाहे, भ्रष्टाचार, शाम को अनुराग जी आ रहे हैं, आपके में बीच में होते हैं। मेरा पेट्रोल और डीजल पे बात करने का मतलब ये है क्योंकि 7 नवंबर को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की एक स्टेटमेंट देखी कि राजस्थान में पेट्रोल 11 रुपये 80 पैसे ज़्यादा कीमती क्यों है, क्योंकि सेंटर ने बढ़ाया। वो मेरे दिमाग में बैठी बात। दूसरा, मैंने इनके युवा नेता ने कहा कि यहाँ जीएसटी लगता है, तो मैंने, क्योंकि ये कल की बात है, शायद कल परसों की बात है, इसलिए जब मैं एज ए कार्यकर्ता, जब पार्टी ने कहा कि आप जयपुर में पत्रकार भाइयों से, बहनों के साथ मिलकर थोड़ी सी गपशप लगा के आइए, इसलिए मैंने रेस किया। और इसमें चुनाव का नहीं है, मैं तो इसी चीज़ के बारे दिल्ली में कई बार कह चुका हूँ, मैं राजस्थान में आके कई बार कह चुका हूं, जब मैं बाड़मेर गया था वहां पे भी मैंने ये बात की थी, तो इसलिए मेरे लिए कोई नई बात नहीं। और ये चुनाव के पहले भी हम कहते आए। आशीष जी। मंत्री जी नमस्कार। मंत्री जी, आपने पेट्रोल और डीजल के ऊपर आप बात कर रहे हैं, अगर भाजपा की सरकार आती है तो क्या राजस्थान के लोगों को इस पेट्रोल डीजल से राहत मिलेगी? ओ मेरे भाई, मैं तो कह रहा हूं कि हमारी सरकार आए, किसी का, जब बीजेपी स्टेट में तो वैसे ही 11 रुपए कम है, आप मेरे से आगे की पूछ रहे हो। देखिए, इंटरनेशनल प्राइस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कहीं युद्ध हो रहा है और सप्लाई लाइन अलग हो जाती है, समझे ना। पर देश का जो एवरेज है इस समय 96 रुपीज़ है, आपके यहाँ 11 रुपये ज़्यादा महंगा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो अगर लखनऊ में दाम 96 रुपीज़ है तो जयपुर में 96 रुपीज़ हो गई। बाकी मुझे किसी ने कहा आज कि श्री गंगानगर में तो 113 रुपये है, ये भी मुझसे किसी ने कहा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भाजपा की सरकार आती है, आपकी बाकी भी जो समस्याएं, देखिए किसी भी राज्य सरकार के सामने, किसी केंद्रीय सरकार के सामने, दुनिया में कहीं भी कई समस्याएं आती हैं, उसको हल करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, पहले ये देख लो। चाहे वो हाई टेंशन वायर हो, चाहे वो वैक्सीन की कमी हो, तो अगर आप मान लीजिए हर एक प्रॉब्लम में आप सोल्यूशन ढूंढना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारे यहाँ क्या है कि प्रॉब्लम तो होती है। जैसे हमारे वो मुख्यमंत्री हैं पंजाब में, मैंने इनको हम कुछ
फीड रिलीज करते हैं, क्या एथेनॉल में यूज़ करें? वो एथेनॉल बनाने की जगह उसमें दूसरी दारू बना देते हैं। इसमें मैं क्या करूँगा? मंत्री जी इधर। श्रीवत्स जी। मैं श्रीवत्स न्यूज़ 24 से हूँ जी। जीएसटी में लाने के लिए पेट्रोल डीजल को कितने स्टेट ने अब तक अपनी स्वीकृति दे दी और राजस्थान सरकार की तरफ से इस बारे में आपके क्या कहा गया, क्या वो भी तैयार है या नहीं है? देखिए मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि जब तक कांग्रेस की सरकार है, मैंने 4 का बताया अभी, ये सरकारें सेल्स टैक्स भी कर रहे हैं। राजस्थान तो एक स्टेट ऐसी है जो इसके 18 स्टेट से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो एक स्टेट जो 18 को मिला के ज्यादा करेगी वो क्यों मानेगी? ये वो होता है ना, वो यहां पे कुछ बात कर दी, कहीं और कर दी। जीएसटी काउंसिल में ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कहती हैं कि हमें ये मौका है टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स होती हैं वो अपने कर्जे को भी कंट्रोल करती हैं। अब पंजाब में देखो क्या हो रहा है, कर्जा पता नहीं 3,80,000 करोड़ था या कितना था, अब 5 यहाँ 5 करोड़ हो गया। अभी कर्जा कौन करेगा? इनका जब पेट्रोल दाम डीजल दाम करने में यही था। अरे हम तो अपनी कंपनीज हमारी नुकसान लेती हैं, हमारा सेंट्रल रेवेन्यू कम होता है। इन्होंने क्या किया था? ऑयल बॉन्ड फ्लोट कर दो। 1,41,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड फ्लोट किए और मेरे जैसे लोगों को, जैसे दादा ने तो कर दिया, पोता जो है 3 लाख कितना 3,50,000 करोड़ लौटा रहा है। अभी भी हमारा पूरा नहीं हुआ है। हर कुछ महीने हमें पता नहीं कितने हजार करोड़ आप कितने लौटाना पड़ता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट के साथ है। तो ये बिल्कुल गलत इनका बयान था। इसलिए इनका गहलोत जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि सेंटर के कारण ये है, इसलिए मैंने आपने आंकड़े दिए। मैं आपका धन्यवाद आपको करता हूं, मुझे आपने मौका दिया, थोड़ा इस पर रिफ्लेक्ट कर लेना।